हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैटलिस्ट सोनी। एंड अभी जैसे कि आप जानते हैं हम लोग बीएड का क्लास कंडक्ट करते हैं और कल हम लोगों ने जो है संज्ञानात्मक विकास किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पाइगेट की थ्योरी को क्लियर किया था। आज हम लोग जो है मोरल डेवलपमेंट करेंगे, नैतिक विकास। एक इंसान का जो है पहले फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हम क्लास कर चुके हैं, शारीरिक विकास। अब हम लोग जो है संज्ञानात्मक कर चुके हैं। आज हम लोग नैतिक विकास कर रहे हैं। फिर हम लोग जो है साइकोसोशल विकास जो होता है उसमें जो थ्योरी आती है वो। तो इस तरह से आपके जो मेन जो थ्योरीज है वो भी कवर हो जा रहे हैं और इसका डेफिनेशन भी कवर हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं बता दूं, कोलबर्ग की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएड की नज़र से हो जाए या टेट सीटेट की नज़र से हो जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से कीजिएगा, इसके स्टेजेस को अच्छे से समझिएगा, इन्होंने जो स्टेज दिया है। और हम लोग इसको, मैं ट्राई की हूँ कि इसको मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँ। इसमें पिक्चर्स भी हम लोग यूज़ किए हैं जिसको आप अपने माइंड में बैठा करके फिर उसको आगे तक रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले तो हम नैतिक विकास की जो है परिभाषा देखेंगे कि नैतिक विकास एक्चुअली में क्या होता है। फिर उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद हम नैतिक विकास के बारे में जो थ्योरी आई है, जो कि कोलबर्ग की आई है, उसको डिटेल में जानेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों लेके हम लोग चल रहे हैं, बाइलिंगुअल यूज़ कर रहे हैं। गुड इवनिंग मनीष, गुलशन, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी नहीं आ पाए हैं, आज आई थिंक हम लोग 5 मिनट्स बिफोर हैं, तो बाद में वीडियो देख लेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाला है जब तक आप पूरी तरीके से टीचर का जॉब ना ले लें। चलिए यहाँ पे पहले देखिए नैतिक विकास होता क्या। अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में समझे कि नैतिक क्या होता है, नैतिकता क्या होती है या मोरल क्या होता है, तो वो क्या होता है एक्चुअली। इसमें हम लोग सही गलत का जो है वो फैसला करते हैं। जो सोसाइटी में हमारे कुछ रूल्स बने हुए हैं, उस रूल्स के ऊपर जो है इन सारी चीज़ों को तौलते हैं, मापते हैं और फिर बताते हैं कि ये नैतिकता है, ये नैतिक विकास होता है। चलिए नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों, नियमों, कानूनों के आधार पर समाज में अन्य लोगों के प्रति उचित व्यवहार और विकसित करते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, नैतिक विकास हम लोग किन चीज़ों पे मापते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंडों, जो कि हमारे समाज में बना हुआ है। एक्चुअली में बनाने वाले तो हैं हम ही। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली मनीष, गुड इवनिंग। गामा, इकबाल, गिरजा, गुड इवनिंग। एक्चुअली में देखा जाए तो ये सारे मानदंड बनाने वाला इंसान ही है, लेकिन वो सोसाइटी में इस तरह से बस गया है, समाज में, हमारे संस्कृति में इस तरह से बस गया है कि उसको हम नियम और कानून मानते हैं और उस नियम एंड कानून के अकॉर्डिंग हम लोग हर चीज़ डिसाइड करते हैं क्या गलत है और क्या सही। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि अगर हम ऐसा करते हैं तो सही करते हैं या गलत करते हैं, लेकिन ये ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुत लोग इससे डिसएग्री करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हम नैतिक विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो सोशल एटीट्यूड्स और जो कल्चरल एटीट्यूड्स, जो नॉर्म्स बने हुए हैं, जो रूल्स बने गए हुए हैं, उसी के ऊपर तौलते हैं। Moral development is the process thought which children develop proper attitudes and behaviors toward other people in society based on social and cultural norms, rules and laws. Okay? ये हुआ एक कॉमनली लैंग्वेज में नैतिक विकास का परिभाषा। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं ये इसलिए लेकर आती हूँ, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो जाता है कि उसी टॉपिक को थोड़ा और से डिटेल से करना। बस ये डिस्क्रिप्शन वाला जो चीज़ है आप लोग अपना जब व्यू पॉइंट लिखते हैं तब यूज़ कर सकते हैं, तब आप लिख सकते हैं।
नैतिक विकास हर माता पिता के लिए चिंता का विषय है। बच्चे को सही गलत में अंतर करना और उसके अनुसार व्यवहार करना सिखाना माता पिता का लक्ष्य होता है। नैतिक विकास एक जटिल मुद्दा है। मानव सभ्यता की शुरुआत के बाद से ही दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक, धर्मशास्त्री और संस्कृति सिद्धांतकारों के बीच चर्चा का विषय रहा है। 1950 के दशक के अंत तक इसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन नहीं किया गया था। 1950 के पहले जो हमारी सोसाइटी में जो रूल बना था, जो हमारी सोसाइटी में जो नियम बने हुए थे, उसी के आधार पर मापा तौला जाता था। लेकिन 1950 के बाद से इसका साइंटिफिकल बोल सकते हैं स्टडी किया जाने लगा और उसके बाद हर चीज को जो समाज में हर मानदंड बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, उसको सही तभी माना जाता था जब वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं समाज में, हम सब कुछ मान नहीं सकते हैं, बनाने वाले बना करके चले गए हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, अब उनको साइंटिफिक एक बेस पे फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा ये रूल साइंस के नज़र से क्या होता है और उसके बाद उसको माना जाता है। तो यही है, मोरल डेवलपमेंट इज अ कंसर्न फॉर एवरी पेरेंट। सबसे ज़्यादा तो ये पेरेंट्स के लिए कंसर्न का विषय रहता है, क्योंकि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे जब होते हैं उन एकदम बोल सकते ना कि उनके माइंड में कुछ भी इन सारी बातों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो भी हो वो सही हो, इनको जो भी पता चले वो सही पता चले, गलत ना पता चले। तो इसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। हाँ जी, ये बिहार वालों के लिए भी कोलवर्क की थ्योरी हर जगह पर है। अभी हम लोग जितना भी यहाँ पे टॉपिक कर रहे हैं, सबका सब कॉमन टॉपिक है, वो हर एक यूनिवर्सिटी में है। नैतिक विकास हो, आपका संज्ञानात्मक विकास हो, कल जो हम करेंगे एरिक्सन की थ्योरी करेंगे, उसमें जो रहेगा सब कुछ सारे यूनिवर्सिटी के लिए है। जब ऐसे कोई पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा तो मैं आपको बता दिया करूँगी। ठीक है, तो ये मोरल डेवलपमेंट का डिस्क्रिप्शन हुआ। आगे देखिए, अब बात करेंगे उन वैज्ञानिक की, उन फिलोसफर की जिन्होंने इसके बारे में खोज की, सर्च किया और अपनी विचार दिए और उस विचार पे हम आज भी चलते हैं। जी, ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का भी है। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो हमारे लॉरेंस कोलवर्क का आता है। एक्चुअली लॉरेंस कोलवर्क के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो पाइगेट की थ्योरी कल हम लोगों ने की है, पियाजे की थ्योरी, इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। इनको लगा कि जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है वो सही है, तो अब हमें नैतिक विकास के बारे में बताना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसी को एक बेस बना करके इन्होंने नैतिक विकास के बारे में खोज करना आरंभ किया और कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही है। लेकिन जैसे कि हर थ्योरी, हर सिद्धांत का क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है, वैसे इनका भी हुआ है, पियाजे का भी हुआ है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके बाद से हम लोग इनके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। देखिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ये थ्योरी है। लॉरेंस कोलवर्क 1927-1983 एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा कहाँ के थे ये। पियाजे का कल आप लोगों ने देखा, स्विस के थे वो, और ये अमेरिका के थे, जिन्हें नैतिक विकास के चरणों के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। अब इन्होंने भी नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट, उसके भी स्टेजेस बता दिए। हाँ जी, ये CSJMU में भी है। ये CSJMU में आपका आएगा साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड डेवलपमेंट वाला उसमें आएगा। चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने जैसे कि पियाजे ने अपने स्टेजेस बताए कि इस स्टेज में बच्चा ये करेगा, फिर इससे आगे स्टेज में जाएगा तो ये करेगा, वैसे ही कोलवर्क ने भी किया। इन्होंने भी चरणबद्ध जो बोलते हैं स्टेज वाइज इन्होंने भी नैतिक विकास के बारे में बताया। और इन्होंने अपने सिद्धांत में, अपने स्टेजेस में, हाँ यस वेरी गुड, 3 लेवल और 6 स्टेजेस हैं। तो इसके बारे में क्या क्या बताया है वो हम आगे जानेंगे।
उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को एक अलग संस्कृति के सैकड़ों बच्चों पर किए गए अपने अध्ययन के निष्कर्षों पर आधारित किया है। ये लोग जो है रिसर्च करते थे, तो इन्होंने जो रिसर्च किया है अलग संस्कृति मतलब अलग कल्चर के बच्चों पे किया, सैकड़ों बच्चों पे किया, और उसके बाद से इन्होंने ये निकाला। बीएड फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया गया है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का वीडियो जा करके आप देख लीजिए, और आप लोगों का कंटेम्प्रेरी का भी बताया गया है। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। Lawrence Kohlberg, 1927-1983, was an American psychologist best known for his theory of stages of moral development. He has based his theory of moral development on the finding of his studies conducted on hundreds of children from a different culture. हाँ जी, ये सीटेट के लिए भी है। रणवीर, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है, आप ही ने ये क्वेश्चन किया था। चलिए, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा स्टोरी बताऊंगी मोरल कोलबर्ग के बारे में कि कोलबर्ग ने रिसर्च कैसे किया। देखिए, ये लोग रिसर्च कैसे करते थे, जिस भी चीज़ों पे इन्हें रिसर्च करना था वो पहले वो कुछ बच्चों पे कुछ बच्चों पे जो है पहले वो सारे ट्राई करते थे, और जो वहाँ से आउटपुट आता था उसको एनालाइज करते थे और उसके बाद अपनी थ्योरी बनाते थे। तो सेम इन्होंने भी यही किया। कोलबर्ग ने जो है सैकड़ों बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको एक स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी किसके बारे में थी? बहुत ही फेमस स्टोरी है कोलबर्ग की। ये स्टोरी है हिंस की। इसको जाना जाता है हिंस डायलेमा के नाम से, हिंदी में बोले तो हिंस दुविधा के नाम से। कोलबर्ग ने इस स्टोरी में क्या बताया? कोलबर्ग ने बताया कि हिंस जो है, चलिए थोड़ा सा पढ़ ही लेते इसको। कोलबर्ग हमेशा चाहते थे कि लोग कैसे तय करें कि क्या सही है और क्या गलत। तो उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए उन्होंने विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक नैतिक दुविधा वाली एक कहानी पढ़ी। तो उन्होंने जब बच्चों को इकट्ठा किया तो अलग अलग एज के थे और उनके सामने एक स्टोरी बताई उन्होंने, और उसके बाद उनका व्यू पॉइंट लिया। वो स्टोरी क्या था? स्टोरी था कि हेंस दुविधा के रूप में जाना जाता। कहानी में एक व्यक्ति उसकी पत्नी जो है बीमारी से पीड़ित है। उस व्यक्ति का नाम ही था हिंस, ठीक है। और उसकी जो वाइफ थी वो उसको कुछ प्रॉब्लम था, वो हॉस्पिटल में थी। वह एक महंगी दवा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जिसे उसकी पत्नी को बीमारी का इलाज करने की आवश्यकता है। आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए इस दवा को खरीद पाए, ठीक है। तो वह फार्मासिस्ट से कीमत कम करने के लिए भीख मांगता है, लेकिन फार्मासिस्ट मना कर देता है। तो आदमी ने, देखिए इसमें हुआ क्या कि हिंज जो है पहले हिंज को उसकी वाइफ की प्रॉब्लम के बारे में, बीमारी के बारे में पता चला, हॉस्पिटल में थी वो। तो डॉक्टर ने बोला कि वही एक दवा है जिससे कि वो ठीक हो सकती है, और वो कहाँ पे मिलेगा वो डॉक्टर ने भी बताया। तो उस फार्मासिस्ट के पास वो गया, जाके पूरा इसने रिक्वेस्ट किया कि दे देने के लिए। 2000 की दवा थी वो, और इसके पास 1000 ही था, ठीक है। पैसा ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं दे रहा था, लेकिन ये इसके पास पूरा पैसा नहीं था, तो ये 1000 दे रहा था और बोल रहा था कि इसकी जो कीमत है कम करके उसको दे देने के लिए। लेकिन फार्मासिस्ट के पास भी वो लास्ट जो है डोज बचा हुआ था, तो वो नहीं देना चाहता था, उसको ज़्यादा कीमत पे बेचना चाहता था। तो इसने पहले तो पूरा रिक्वेस्ट किया, उसने नहीं सुना। अब उसके बाद इसका फैसला क्या हो, तो इस आदमी ने क्या किया, उस दवा को उस फार्मासिस्ट के शॉप से इसने चुरा लिया, ठीक है। अब ये है कि कोलबर्ग ने बच्चों को यह तय करने के लिए कहा कि उस आदमी ने गलत किया या सही किया। उसने चुरा तो लिया, लेकिन चोरी करना, जैसे कि हमारी सोसाइटी में बना हुआ है भाई कि चोरी करना गलत बात है। तो यहाँ पर जितने बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया था, उनसे पूछा गया कि आप अपने अपने पॉइंट लिखिए, और सारे बच्चे अलग अलग एज के थे, तो इससे भी पता चल जाएगा कि किस एज में बच्चा कैसे सोचता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो चोरी उसने की, तो कोलबर्ग को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कौन बच्चा जो है वो आदमी जो है सही है या गलत है,
ठीक है। लेकिन वो उन्होंने जिन बच्चों से ये तय करने के लिए कहा कि जो हिंस जो है वो सही है या गलत है उसके बारे में बताइए, बस वो जानना चाहते थे। तो वह जानना चाहता था कि उन्होंने क्या सोचा कि कुछ सही या गलत है, क्या है। तो इसके बारे में उन्होंने बच्चों से पूछा। अब देखिए क्या है आंसर। अब उसके बाद उन्होंने जो आंसर दिया, बच्चों ने जो जो अपना व्यू पॉइंट दिया, उसी के बेस पर उन्होंने ये अपने 3 लेवल बना दिए, जिसमें कि स्टेजेस बनाए हैं। और सब स्टेज में जो स्टेजेस बने हैं 1 2 3 1 to 6 है, 3 लेवल है। ठीक है, ये है फर्स्ट लेवल, ये है लेवल 1 जो कि है प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 एज भी लिखा हुआ, एज जरूर याद रखिएगा, लेवल 2 कन्वेंशनल और लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशनल एज से पहले, पोस्ट कन्वेंशनल यानी कन्वेंशनल एज के बाद, और कन्वेंशनल एक है। तो एजेस देखिए, यंगर देन 6 जो है मतलब कि 6 साल तक के बच्चों के लिए है लेवल 1, लेवल 2 जो है वो 7 से 11 है, और लेवल 3 में 11 से ज़्यादा उम्र के बच्चे थे। अब इसमें क्या क्या होता है वो हम थोड़ा देखेंगे। अगर इसको आप लोग हिंदी में जानना चाहते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो भी मैं बता देती हूँ, वो भी पिक्चर में ही है। देखिए हिंदी में इस तरह से थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप लोग जब PDF ये टेलीग्राम पे मिलेगा तो थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले प्री कन्वेंशनल एज को लेवल को बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, कन्वेंशनल को लेवल 2 को बोलते हैं परंपरागत, और जो 3 है इसको बोलते हैं उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल। तो इस तरह से 3 लेवल है। इसमें क्या क्या हुआ है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊं। सबसे पहले जो पूर्व परंपरागत स्तर है, जिसमें बच्चे जो है 0 से 6 साल तक का लिया गया है, 6 इयर्स तक के बच्चे को लिया गया है। इसमें बताया गया कि बच्चे ईगो सेंटर जजमेंट देते हैं, मतलब कि आत्म केंद्रित निर्णय देते हैं। दंड तथा आज्ञा पालन, मतलब क्योंकि वो बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ऐसा अपना डिसीजन बता रहे थे जिससे कि उनको सोसाइटी से, पेरेंट्स से जो है पनिशमेंट ना मिले, और उनसे जो है उनको इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है, उनसे जो है उनको एप्रिसिएशन मिले। अरे अच्छा बोले कि हाँ देखो ये कितना अच्छा डिसीजन दिया इस बच्चे ने, गुड बॉय वाली कैटेगरी। फिर उसके बाद से है यांत्रिक सापेक्षिक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन। इसमें बच्चों का भी ये जो फर्स्ट हमारा है ना पूर्व परंपरागत, इसमें जो सब स्टेज, इसमें जो स्टेज आया है यहाँ पे क्लियर इसमें देखिएगा आप लोग, देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेज है, स्टेप लिखा हुआ है, इसको स्टेज पढ़िएगा। जो स्टेज है वो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब कि ये बच्चे जो डिसीजन लिए हैं इसमें, वो सारा डिसीजन उन लोगों का जो था वो इस बात को ध्यान में रख कर था कि पेरेंट्स से उनको जो है जो कोई पनिशमेंट ना मिले, और जो पेरेंट्स ने सिखाया है कि सही गलत क्या होता है उसी पे वो डिसीजन लेंगे। तो ये बच्चों का माइंड बस यहाँ तक रहता है, ओबे करना है रूल को या फिर पनिशमेंट लेना है या पनिशमेंट को अवॉइड करना है। ठीक है, सेकेंड हमारा जो लेवल 2 है कन्वेंशनल लेवल, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपको ये 3 और 4 आएंगे, है ना, ये और ये 3 में क्या आएगा, गुड बॉय गर्ल मोरालिटी। गुड बॉय गुड गर्ल मोरालिटी है ये, कन्फर्म्स टू अवॉइड डिसअप्रूवल और डिसलाइक बाय अदर्स। यहाँ पे जो है 7 से 11 साल के बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं। ठीक है, टीचर से अप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा लगता है। बड़े जो भी जाएं बोले अरे देखो कितना अच्छा बच्चा है, इस तरह से चलता है, इस तरह से बोलता है, ये कितनी अच्छी लड़की है। तो ये चीज़ों उनके दिमाग में बैठ जाता है। सबको खुश करने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो इसमें होती है। वो जो है गुड बॉय गुड गर्ल की कैरेक्टर में रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनको डिसलाइक करे, वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनको जो है वो ये बोले कि ये गलत है, ये गलत कर रहा है।
ओके ओके, डेफिनेटली। तो ये चीज़ें जो है बच्चों के मन में रहता है और उनका जो डिसीजन हुआ वो इस बेस पे उन्होंने लिया, ये इन बच्चों ने। अब इनका जो सेकेंड स्टेज है, मतलब ये 4th स्टेज टोटल आएगा कोलवर्क का, उसमें कन्फर्म्स टू अवॉइड सेंस्योर बाय ऑथोरिटीज। इसमें क्या हुआ कि बच्चे जो है, जो अथॉरिटी है, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी ने रूल बना दिया है, उस रूल को ये तोड़ना नहीं चाहते थे। उसको बस कंफर्म करना चाहते थे कि यस, जो सोसाइटी ने बोला है तो वही सही है, चाहे गलत हो, चोरी करना गलत बताया गया है तो चोरी करना गलत है। ये तो इस एज में जो लेवल ऑफ कन्वेंशनल है, इस एज में बच्चे इसी तरह से सोचते हैं और उनका डिसीजन इसी तरह का होता है। कोलवर्क ने एक और बात बोली है। कोलवर्क ने ये बोला है कि बच्चों की बात तो चलो सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग जो है 3rd लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उनकी सोच जो है वो यही 2nd लेवल तक या 4th स्टेज तक बन के रह जाती है। वैसे लोग ही 3rd लेवल या फिर बोले 5th स्टेज तक पहुंचते हैं जिनको सोसाइटी के रूल्स तोड़ने की हिम्मत हो। हर कोई नहीं पहुंच सकता है। ये भी बात कोलवर्क ने बोली है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि कोलवर्क ने ये कहा है तो क्यों कहा है, ये चीज़ें बोली गई हैं। तो ये कहने का उनका मतलब यही था क्योंकि हर कोई जो है, जो बना बनाया रूल है, जो सेट है सब कुछ, उसको तोड़ना नहीं चाहता, फालतू के पंगे में नहीं पड़ना चाहता है, तो वो इस लेवल से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाता है। ये चीज़ें होती हैं। चलिए आइए हम लोग 5th स्टेज देखेंगे। 5th स्टेज हमारा जो है कोलवर्क का है। 5th स्टेज कन्फर्म्स टू मेंटेन कम्युनिटीज एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल राइट्स। अब यहाँ से तो भाई नैतिकता बोले तो उफान मारने लगती है। बच्चे जो हैं 11 साल के बाद, और इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं कि जो किशोरावस्था है, जो एडोलेसेंस है, यहाँ पे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डिसएग्री होते हैं स्पेशली सोसाइटी के रूल से। तो यहाँ पर उनको जो है मोरालिटी के बारे में सोचने लगते हैं और जो कम्युनिटीज़, जो समुदाय, जिस परिवेश में वो रहते हैं, वहाँ पर भी वो ज़्यादा ट्राई करते हैं कि एक अलग इंसान का, एक इंडिविजुअल का जो है राइट क्या होना चाहिए। अगर समाज में वो राइट नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया, यहाँ से उनका क्वेश्चन अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये स्टेज जो है वो सोसाइटी के रूल्स पे, याद रखिएगा, क्वेश्चन अराइज होता है, अगेंस्ट में नहीं जाते हैं। बस क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं है ये इंडिविजुअल को राइट्स, लेकिन अगेंस्ट में नहीं जाते हैं। अगेंस्ट में हम जो जाते हैं वो हमारा लास्ट होता है स्टेप 6, जिसमें कि इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स को कॉन्साइसनेस दिया जाता है। फुल्ली जो आप सोच रहे हो, जो इंसान सोच रहा है उसी को पूरा करना चाहता है। उसके अकॉर्डिंग अगर लग रहा है कि हिंस ने जो किया वो सही था, नहीं तो उसकी वाइफ मर जाती और वो एक तरह से गलत होता, और उसने जो पहले अपनी तरीके से पूरा ट्राई किया, रिक्वेस्ट किया उस डॉक्टर से मेडिसिन लेने के लिए, उस शॉपकीपर से, और उसको नहीं मिला, तो उसने तो अपना ड्यूटी किया ही और उसके बाद उसने चोरी की। तो यहाँ तक जिनका सोच पहुँचता है स्टेप 6 तक, वो बहुत कम लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू कोलवर्क, और जो यहाँ तक पहुँच जाते हैं वो समाज के गलत और सही को नहीं देखते हैं, वो अपने गलत सही के अनुसार जो है वो डिसीजन लेते हैं, है ना। चलिए अब इसको थोड़ा और आप लोगों को थ्योरी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग इससे नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के लिए हमेशा मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, नोट्स बनाते जाइए और प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछिए। तो जैसे ये है हमारा पूर्व पारंपरिक नैतिकता या फिर प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया है जो अभी हम लोगों ने डील किया। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। इसमें नैतिकता का पहला स्तर पूर्व पारंपरिक नैतिकता, इसमें जो है 6 साल तक के, हाँ एज जरूर याद कीजिएगा। देखिए इसमें एज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से एज लीजिएगा प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगी एज जरूर याद कीजिएगा।
क्योंकि एज वाइज अगर आप याद करते हैं तो आपके दिमाग में जो है वो बच्चे का एज, उसका सोच सब कुछ बैठ जाता है, ज़्यादा इजी हो जाता है वो याद करना। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए द फर्स्ट लेवल ऑफ मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। और यहाँ पे एट दिस स्टेज वी डू नॉट हैव अ पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी। यहाँ पे कुछ अपनी मोरालिटी तो होती नहीं है भाई, हम लोग बस ये सोच सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जो बताया है वही सही है। अगर हम पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं तो हमें पनिशमेंट मिल जाएगा, तो हम अपने पनिशमेंट से को अवॉइड करने के लिए ये करते हैं। नॉलेज एंड करिकुलम की क्लास चलेगी, अभी तो ये तो कंप्लीट हो। सारी क्लासेस चलेंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो इस लेवल पे यही होता है। यहाँ पर बच्चे जो हैं फुल्ली पेरेंट्स ओरिएंटेड होते हैं, अपने एल्डर्स की बात ही सुनते हैं, और जो अथॉरिटी है उनके सामने जो लोग आगे सोच रहे हैं या फिर बताते हैं उनको सही गलत, उसी को ये फॉलो करते हैं। इसके दो जो है स्टेजेस बताए गए हैं, आज्ञाकारिता और दंड जो हम लोगों ने पढ़ा, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इसको भी डील किया गया है। नोट्स बनाने में आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए उदाहरण भी दिया है, इसमें उदाहरण क्या दिया है, चौथी कक्षा का बच्चा स्कूल के नियमों को तोड़ने में शामिल परिणामों से बचने के लिए कॉरिडोर में दौड़ने से परहेज करता है। देखिए उसका मन करता है कि मैं कॉरिडोर में दौड़ूं, लेकिन वो नहीं दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी टीचर जो है मुझे पनिशमेंट दे देंगी, तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो नहीं करता है। ठीक है, वैसे इसमें गलत क्या है, अगर वो कॉरिडोर में दौड़ता है तो यही होगा कि ज़्यादा हल्ला हो जाएगा, फिर टीचर्स को अच्छा नहीं लगेगा, फिर पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा कुछ रूल थोड़ी ना कि दौड़ ही नहीं सकते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, TIT फॉर TAT। ठीक है, यही है टीट फॉर टैट वाला। तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, इससे आप लोग अपना बना लीजिएगा, याद रखिएगा पूरी तरीके से। जो है स्टेजेस ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि इसको उस बेस पे आप सोचें जिस बेस पे कि आपके आसपास में जो लोग हैं, अगर आपको अपने आसपास में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं तो आप अपने ऊपर लेके सोचिएगा। हम भी जब बच्चे थे और हमसे जब कोई क्वेश्चन किया जाता था तो हम ये सोचते थे कि अच्छा मम्मी बताई है भाई कि चोरी करना गलत है, तो हम नहीं करते थे, और या फिर करेंगे भी तो मम्मी को नहीं बताएंगे, ऐसा होता था ना। तो क्यों? पनिशमेंट के डर से। तो एक और मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, आप लोग बताइए अकॉर्डिंग टू यू जो हिंस ने किया वो सही था या गलत? आप लोग क्या सोचते हो? आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है? आप लोग को लगता है कि हिंस ने सही किया या उसने गलत ही किया है? ये यूनिट तो है आशना, ये यूनिट है। हाँ जी, PDF आपको मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, ग्रुप में मैं डाल दूँगी। रॉन्ग था, मतलब उसको नहीं करना चाहिए। मान लीजिए सरबजीत का आंसर है, एटलीस्ट सरबजीत ने आंसर दिया, तो अगर उसने नहीं गलत किया उसने, तो वो छोड़ देता, फिर उसके पास उतने पैसे नहीं थे मेडिसिन खरीदने के लिए, तो उसकी वाइफ जो है वो तो मर जाती। फिर सही होता, सोसाइटी की नज़र में सही होता कि चलो भाई इसने कोई गलत काम नहीं किया, इसकी बीवी मर गई तो मर गई, सब लोग आकर के उसको मेडल दे के जाते हैं ना। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि हम सोसाइटी के हर रूल्स एंड रेगुलेशन को सच मानकर या उसी को मानदंड मान के नहीं चल सकते हैं। हमें अभी जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, सती प्रथा थी, बहुत सारे ऐसे ऐसे कुरीतियाँ हमारे समाज में थी जो अभी हट चुकी हैं। तो लेकिन वहाँ पे बनाया तो हम ही लोगों ने था और हटाया भी हम ही लोगों ने। जब हमें लगा कि नहीं भाई ये तो गलत जा रहा है तो हम लोगों ने हटा दिया।
लिंक आपको आज ना मिल जाएगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लीजिए। तो जहाँ हमें ये लगेगा कि हाँ भाई ये रूल बन गया है और ये रूल सही नहीं है आज के टाइम के लिए, तो इसको हटा देना ही सही होता है। उसके ऊपर अपना डिसीजन बनाना गलत होता है। आप अपने थॉट से, आप अपने पॉइंट से सोचिए कि अगर उसने गलत किया है तो गलत किया, फिर उस पर तो अड़े रहिए क्या भाई मेरे अकॉर्डिंग तो गलत किया है। हाँ बिल्कुल, शॉपकीपर भी रॉन्ग था। अगर इसको हम रॉन्ग बोलेंगे, नहीं वो मरने वाली ही थी, ये पूरी तरीके से इसमें जो है कोलवर्क की का जो स्टोरी था, हिंस डायलेमा, बहुत छोटा सा दिया था शॉर्ट करने के लिए। अदरवाइज कोलवर्क ने 3 पन्नों का जो है स्टोरी लिखा है, उसमें एक छोटा सा भी जो है फ्लॉ नहीं रखा है जिसके ऊपर बच्चा ये सोच ले कि वो बच सकती थी। क्लियरली उसमें ये बता दिया गया था कि अगर वो मेडिसिन नहीं मिलता 24 घंटे के अंदर तो वो मर ही जाती, ऐसा बताया गया। इसमें शॉर्ट में था। तो अब उसके पास टाइम भी नहीं था और वो जितने लोगों के पास गया, अपने फ्रेंड्स के पास, जो उसने पैसे मांगे उसमें वो $1000 ही इकट्ठा कर पाया। और एग्जैक्टली उस दवा का जो कीमत था वो 1000 ही था, लेकिन शॉपकीपर के पास क्योंकि वो लास्ट डोज था तो वो उसको डबल में बेचना चाहता था। ये चीज़ थी, ऐसे करके स्टोरी है। तो जब लास्ट डोज को वो डबल में बेच रहा है अपने फ़ायदे के लिए, तो अगर हम हिंस को गलत ठहराते हैं तो उसके साथ शॉपकीपर भी गलत होता है। तब अगर वो मर जाती है उसकी वाइफ, तो उसमें जो है एक आप बोल सकते हो कि मर्डरर जो है वो शॉपकीपर भी होगा, है ना। तो इस तरह से पॉइंट वाइज सोचिए, थॉट अपना थोड़ा सा और वाइड कीजिए कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि रॉन्ग है तो आप बताइए क्यों आपने बोला कि वो रॉन्ग है, पॉइंट पे बात कीजिए। ये होता है डिस्कशन। इससे क्या होता है कि हमें बात करने का तरीका भी आता है और हमारा सोच जो है, जो हमारी रीजनिंग एबिलिटी है क्वेश्चन करने की, पॉइंट ढूंढने की, वो ज़्यादा बढ़ती है। चलिए ठीक है, आज के लिए ये क्लास हुआ और ये PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिलेगा। लास्ट में यस एक और चीज़, हाँ, अगर वो मोरालिटी दिखाता, उसकी नैतिकता उसके सामने आती तो इंस चोरी नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ना इस तरह से ज़रूर लिखिएगा प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, जब भी कोई भी आंसर लिखिए ना, नोट्स आप लोग बना रहे हो इसलिए मैं बता रही हूँ, तो निष्कर्ष में ना आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। कंक्लूजन में वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है, नैतिकता को ना या तो नकारात्मकता या सकारात्मक रूप से विकसित किया जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कार्य को कैसे पूरा करते हैं। बच्चों की नैतिकता को विकसित करने में माता पिता, स्कूल और समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इस तरह से निष्कर्ष लिखा हुआ है। आप अपना निष्कर्ष खुद से भी बना सकते हैं जो आप सोच रहे हैं, लेकिन 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, जरूर लिखिएगा। कल हम लोग एरिक्सन की थ्योरी करेंगे, वो भी थ्योरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इवन टेट सीटेट में क्वेश्चन भी उससे बहुत आता है और उन्होंने भी अपने स्टेजेस बताकर ही दिए हैं। उन्होंने सोसाइटी से जो है इंसान को जोड़ा है कि किस तरह से बच्चे जब जन्म लेता है तो वो ये दुनिया उसके लिए एकदम अलग होती है, तो कैसे उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल चीज़ें डेवलप होती है। पहले जो उसके आसपास में अपने लोगों को देखता है, सबसे पहले तो एक मदर टच जो होता है, अपनी माँ को टच करने वाला फीलिंग, तो वहाँ से उसका ट्रस्ट स्टार्ट होता है। फिर अगर सामने वाले लोगों से, कुछ लोगों पे ट्रस्ट करता है, कुछ पे मिसट्रस्ट होता है, इस तरह से उन्होंने बताया। वो बहुत अच्छा है, उसको भी हम इस तरह से डील करेंगे क्योंकि वो थ्योरी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों में जिन लोगों का भी ये बुक है, बुक तो सब में है, नाम अलग अलग है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन कौन सी थ्योरी, और भी 2-3 एक्स्ट्रा थ्योरीज हैं। मेन ये 4 थ्योरी होती है जो कि हम लोग करेंगे। आज ये कोलवर्क का हो गया, कल हम लोग एरिक्सन का करेंगे, और कल दिवाली है तो मे बी क्लास हो या ना हो, मैं देखती हूँ, कल छुट्टी रहेगी। परसों हम लोग जो है एरिक्सन का करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है
हमारे वाइगोस्की का थ्योरी जरूर करेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कल्चर और समाज से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, देन फिर मिलते हैं कल के बाद, क्योंकि कल दिवाली है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ बी सेफ, पटाखों से दूर रहिए, खुद सेफ रहिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए। ये आज का क्लास हो गया मोरल डेवलपमेंट के बारे में।